मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को पढ़ने के पहले सबसे पहले आप प्रोजेक्शन के बारे में जानिए। देखिए, इस प्रोजेक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आपको ऑर्थोग्राफिक, पहला आपका क्या हो गया ऑर्थोग्राफिक, दूसरा क्या आइसोमेट्रिक। ठीक, चलिए अब देखिए ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक में क्यों डिवाइड किया गया इसके बारे में समझिए। देखिए, ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग जो स्टडी करते हैं ऑल ओवर ऑब्जेक्ट के बारे में भी करते हैं या उसके पार्टिकुलर व्यूज़ जो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू होता है, तो इसमें दोनों स्टडी किया जाता है। लेकिन आइसोमेट्रिक में जब भी स्टडी होता है ऑल ओवर ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर देते हैं कि ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है, स्टडी अबाउट ऑल ओवर ऑब्जेक्ट एंड पार्टिकुलर व्यूज़ इसमें दोनों के बारे में स्टडी होता है। ठीक है, लेकिन आइसोमेट्रिक में क्या होता है, सिर्फ इसमें ऑल ओवर ऑब्जेक्ट का स्टडी होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए स्टडी अबाउट ऑल ओवर ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? तो ऑर्थोग्राफिक में क्या हम लोग देखेंगे, ऑर्थोग्राफिक में ऑल ओवर ऑब्जेक्ट और पार्टिकुलर व्यूज का स्टडी करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों के बारे में स्टडी होगा, इसमें सिर्फ ऑल ओवर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ऑर्थोग्राफिक में उसका ऑल ओवर ऑब्जेक्ट हम लोग बना के स्टडी कर सकते हैं या उसके पार्टिकुलर व्यूज़ को देख के स्टडी कर सकते हैं कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। ब्रीफ में समझेंगे ऑर्थोग्राफिक को भी हम लोग, लेकिन आज मेरा मेन टारगेट आइसोमेट्रिक है, हम इसको कवर करेंगे। चलिए, तो आइसोमेट्रिक में क्या होता है कि आइसोमेट्रिक में सिर्फ ऑल ओवर ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ऑर्थोग्राफिक में ऑल ओवर ऑब्जेक्ट और पार्टिकुलर व्यूज़, यहाँ पे देखिए ऑल ओवर ऑब्जेक्ट और पार्टिकुलर व्यूज़, इस दोनों के बारे में स्टडी किया जाता है। इसीलिए ऑर्थोग्राफिक को फिर दो भाग में डिवाइड किया गया है। ऑर्थोग्राफिक को फिर दो भाग में डिवाइड किया गया है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक व्यू। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और क्या ऑर्थोग्राफिक व्यू। कोई दिक्कत? चलिए, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है कि इसमें जो स्टडी होगा ऑल ओवर ऑब्जेक्ट के बारे में और इसमें क्या होगा पार्टिकुलर व्यूज़ के बारे में। अभी हमने देखा कि ऑर्थोग्राफिक में दोनों के बारे में स्टडी होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो हम लोग एनालिसिस करते हैं ऑल ओवर ऑब्जेक्ट या उसके पार्टिकुलर व्यूज़ दोनों का स्टडी करते हैं ऑर्थोग्राफिक में। तो इसीलिए ऑर्थोग्राफिक को क्लासीफाई किया गया है फिर टू वे में। ठीक है, एक आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और दूसरा ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होगा, स्टडी अबाउट ऑल ओवर ऑब्जेक्ट, स्टडी अबाउट ऑल ओवर ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? चलिए, जबकि आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू में क्या होगा, स्टडी अबाउट पार्टिकुलर व्यूज, स्टडी अबाउट पार्टिकुलर व्यूज। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, फिर हम लोग जब ऑर्थोग्राफिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे ब्रीफ में समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे इतना चीज़ ध्यान रखना है कि ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है, स्टडी अबाउट ऑल ओवर ऑब्जेक्ट एंड पार्टिकुलर व्यूज़। इसीलिए ऑर्थोग्राफिक को दो भाग में डिवाइड किया गया, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, स्टडी अबाउट ऑल ओवर ऑब्जेक्ट,
और ऑर्थोग्राफिक व्यू में क्या होता है, स्टडी अबाउट पार्टिकुलर व्यूज़। तो इसमें ऑर्थोग्राफिक व्यू में क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का एनालिसिस करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, ऑल ओवर ऑब्जेक्ट का स्टडी करते हैं। जब भी ऑल ओवर ऑब्जेक्ट का स्टडी किया जाएगा या जब भी आप ऑल ओवर ऑब्जेक्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन करना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट इंक्लाइन किए आप 2D पे 3D शेप नहीं दे सकते हैं, कभी भी नहीं, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जब भी ऑल ओवर ऑब्जेक्ट का एनालिसिस किया जाएगा तो उस समय ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन किया जाता है, ठीक है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को जो इंक्लाइन करते हैं 30 डिग्री करते हैं। कितना डिग्री करते हैं, 30 डिग्री करते हैं। मतलब उसका दो एज जो हम लोग लेते हैं 30 डिग्री पे इंक्लाइन करते हैं। लंबाई और चौड़ाई को 30 डिग्री पे इंक्लाइन करते हैं और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हाइट ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अभी वहाँ पे ब्रीफ में समझेंगे, अभी सिर्फ इतना बात ध्यान रखिएगा आप। तो इसको नोट कर लीजिए। अब ब्रीफ में हम लोग यहाँ आइसोमेट्रिक से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। तब आइसोमेट्रिक को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है 2 वे में, ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू में। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। फिर आगे हम लोग ब्रीफ में आइसोमेट्रिक को भी आगे बढ़ाएंगे। तो आप नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक को ब्रीफ में समझेंगे। देखिए आइसोमेट्रिक को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, दूसरा क्या, आइसोमेट्रिक व्यू। दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे, दोनों में आखिर क्या डिफरेंस, क्यों इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसको जो डिवाइड किया गया है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और दूसरा क्या, आइसोमेट्रिक व्यू। अभी हमने ऊपर में देखा कि आइसोमेट्रिक में स्टडी अबाउट ऑल ओवर ऑब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, स्टडी अबाउट ऑल ओवर ऑब्जेक्ट, स्टडी अबाउट ऑल ओवर ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग ऊपर देखे थे। तो देखिए फिर आखिर इसको डिवाइड क्यों करना पड़ा 2 कैटेगरी में, क्यों डिवाइड किया गया, तो सिर्फ यहाँ पे स्केल का डिफरेंस होता है। ध्यान रखिएगा कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और व्यू जो होता है दोनों सेम चीज़ है। ध्यान रखिएगा दोनों सेम चीज़ है। तो आप बोलिएगा जब सेम है तो इसको डिवाइड क्यों किया गया, तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक दूसरे से। इसमें जो स्केल का यूज होता है, इसका जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो यहाँ जो स्केल यूज करते हैं वो आइसोमेट्रिक स्केल का यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रू स्केल का यूज होता है। तो अपने पास जो स्केल है उसको ट्रू स्केल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट है सिर्फ यूज स्केल से, ठीक है। तो इसमें जो यूज स्केल होता है हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यूज स्केल। इसमें जो यूज स्केल होता है क्या होता है, आइसोमेट्रिक स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल। अब आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है इसको आगे ब्रीफ में समझेंगे, सोचना नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखिएगा कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू जो है एक दूसरे से डिफरेंट होता है। किसके वजह से, स्केल के वजह से। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक स्केल का यूज किया जाता है, या इसी को शॉर्ट में हम लोग आइसो स्केल कहते हैं, आइसो स्केल कहते हैं। चलिए इसमें जो स्केल होता है यूज स्केल, ट्रू स्केल। इसमें जो यूज स्केल होगा क्या होगा, ट्रू स्केल होगा। तो ट्रू स्केल क्या होता है, जो अपने पास स्केल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू स्केल कहते हैं, ठीक है। तो जब भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दिखे क्वेश्चन में, जब भी प्रोजेक्शन वर्ड दिख जाए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, दिमाग चमकना चाहिए कि उसमें क्या होगा, आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा, तो फिर आंसर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है, कहाँ से बाहर निकला है, हर एक चीज़ को यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन अभी आपको ये जानना जरूरी है, ये माइंड में सेटअप करना जरूरी है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वर्ड अगर दिख जाए तो आपको तुरंत क्या करना है, आइसोमेट्रिक स्केल बनाना है। क्या करना है आपको, आइसोमेट्रिक स्केल बनाना है। अभी माइंड में सेटअप कीजिए।
और आइसोमेट्रिक व्यू के जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो ट्रू स्केल, तो ट्रू स्केल बनाना नहीं है, अपने पास ट्रू स्केल रहता है, डायरेक्ट आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप्स होंगे दोनों में सेम स्टेप्स होंगे। इसमें भी ऑब्जेक्ट को हम अभी बोले थे आपको कि जब भी ऑल ओवर ऑब्जेक्ट का स्टडी किया जाएगा तो ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड करना पड़ेगा, आपको बताया अभी ऊपर। तो देखिए ऑर्थोग्राफिक में जब ऑल ओवर, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ऑल ओवर का स्टडी करते हैं, अभी हम लिखे भी थे, तो वहाँ पे बताए ऑब्जेक्ट को 30-30 डिग्री पे इंक्लाइन करते हैं। दो एज जो उसका होता है लंबाई और चौड़ाई वाला, दोनों को 30-30 पे इंक्लाइन करते हैं और हाइट को परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आइसोमेट्रिक में क्या होता है, प्रोजेक्शन हो या व्यू हो उससे अब मतलब नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट यही दोनों का डिफरेंट है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक स्केल या आइसो स्केल का यूज होगा और आइसोमेट्रिक व्यू में ट्रू स्केल का यूज होगा। लेकिन अब जो प्रोसीजर होगा दोनों का सेम प्रोसीजर होगा, ठीक है। यहाँ भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड होगा 30-30, ठीक है, या 90-30 या 90-30, ठीक है, या 90-30, ध्यान रखिएगा। तो कब 30-30 होगा, कब 90-30 होगा, आगे हम लास्ट में रिमार्क एक लिखाएंगे, वहाँ से आपको क्वेश्चन पकड़ने में मदद मिलेगा कि आप कैसे जानिएगा कि 30-30 इंक्लाइंड होगा और 90-30 होगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब जो भी प्रोसीजर होगा दोनों में सेम होगा। इसमें भी वही बात है, इसमें भी ऑब्जेक्ट का इंक्लानेशन हम लोग या तो 30-30 लेंगे, क्या लेते हैं 30-30 सब क्लियर हो जाएगा, अभी सोचना नहीं है, ठीक है, या 90-30। आप सिर्फ लेक्चर को अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है, आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी एज को 90 लेना है, आप चाहें तो दोनों के केस में हम बात कर रहे हैं, इधर भी 90 ले सकते हैं, इधर 30 ले सकते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो आइसोमेट्रिक में ध्यान रखिएगा ऑल ओवर ऑब्जेक्ट का स्टडी होता है, लेकिन इसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में और आइसोमेट्रिक व्यू में सिर्फ डिफरेंस है तो सिर्फ स्केल का, बाद बाकी सेम प्रोसीजर, ठीक है, सेम प्रोसीजर से इसका भी आंसर करेंगे, इसका भी आंसर करेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ के बाद सिर्फ स्केल का फ़र्क होगा, उसके बाद जितने भी स्टेप्स होंगे चाहे वो प्रोजेक्शन हो या व्यू का हो तो दोनों का सेम रहेगा, ठीक है, आप एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए। लेकिन प्रोजेक्शन का क्वेश्चन जब भी बनाएंगे आपको पहले स्केल बनाना पड़ेगा, फिर उस स्केल की मदद से इसका आंसर करना पड़ेगा। और इसमें क्या करना पड़ेगा, व्यू में स्केल नहीं बनेगा, अपने पास जो स्केल है उसको रेफरेंस मान के हम लोग इसका आंसर क्लियर करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए, इसको भी नोट कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कि आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है। ठीक है, या इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, आइसो स्केल। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, आइसो स्केल, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ है जो बाहर आता है कहीं ना कहीं रेफरेंस से आता है, ठीक है। तो यहाँ भी जो आइसोमेट्रिक स्केल बाहर आया है वो ट्रू स्केल के ही रेफरेंस से आया है, ठीक है। तो आप किस प्रकार से क्वेश्चन के बनाने के पहले आप स्केल बनाइएगा उसको बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले हम लोग जानते हैं वो रेफरेंस क्या है, ये स्केल कहाँ से बाहर हुआ है, दोनों में रिलेशन क्या है, क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आएगा एग्जाम में। तो पहले हम लोग रेफरेंस को समझते हैं कि आखिर ट्रू स्केल से जो आइसो स्केल बना है तो दोनों में रिलेशन क्या क्या है, ठीक है, पहले उसको समझेंगे हम लोग। फिर आपको क्वेश्चन बनाने के पहले आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम लोग अभी पढ़े कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आइसो स्केल बनाना पड़ता है, आइसो स्केल बन जाने के बाद हम लोग आंसर करते हैं। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के क्वेश्चन बनाने के पहले आपको आइसो स्केल बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे अभी बाद में बात करेंगे, ठीक। यहीं से बाहर निकल के आएगा, हम बताएंगे कितना पोर्शन को बाहर निकालना है, कैसे बनेगा। लेकिन अभी ये समझना कि दोनों में रिलेशन क्या है, आखिर इसका रेफरेंस यदि ट्रू स्केल है तो ट्रू स्केल और आइसोमेट्रिक स्केल में रिलेशन क्या क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए हम लोग रेफरेंस को समझते हैं। तो चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिएगा, कुछ नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। चलिए, ये वाला कितना,
45 डिग्री ले लिए, ये भी ले लिए 45 डिग्री, कोई दिक्कत। चलिए फिर क्या किए, एक हम लोग यहाँ पे ऊपर से 15 डिग्री या नीचे से 30 डिग्री जो भी कहिए, ठीक है। तो चलिए ऊपर से 15 या नीचे से 30 जो भी कहना, चलिए नीचे से ले लेते हैं, इस वाले को बाहर लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कितना था, टोटल 45 डिग्री था, ये वाला एंगल हम लोग 30 डिग्री कंसीडर्ड किए। चलिए इसको नेमिंग कर लेते हैं, ABCM, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे हम मान लिए AC जो लाइन है ये ट्रू लेंथ लाइन है, ये ट्रू लेंथ लाइन है, ट्रू लेंथ लाइन है या ट्रू स्केल का रेफरेंस है, कोई दिक्कत। और ये जो है मान लिए कुछ देर के लिए ये आपका आइसोमेट्रिक लेंथ लाइन है, ये क्या है, आइसोमेट्रिक लेंथ, आइसोमेट्रिक लेंथ, तो शॉर्ट में आइसो लेंथ भी हम लोग कह सकते हैं। कुछ देर के लिए मान लिए ये क्या है, आइसोमेट्रिक लेंथ है, ये ट्रू लेंथ लाइन है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, तो हम लोग इन ट्रायंगल, आप यहाँ देखिए इन ट्रायंगल हम लोग कह सकते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल में MBC, ठीक है, इन ट्रायंगल MBC, ठीक है, cos 30 डिग्री बराबर, तो देखिए तो इन ट्रायंगल MBC cos 30 बराबर क्या होगा, तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है। तो कोण के सामने की भुजा क्या होता है, परपेंडिकुलर P होता है, और उसका अपोजिट क्या होता है, B बेस होता है। तो देखिए इसके सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस, तो B/H, ये हाइपोटेनस, 90 के सामने की भुजा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा ये हाइपोटेनस हो जाएगा, बच्चा वाला चीज़ है, बिल्कुल 8-9 का चीज़ है। चलिए तो ये आपका H हो गया, ये आपका B हो गया। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC अपॉन क्या, MC, कोई दिक्कत। अब देखिए cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, कोई दिक्कत। तो √3/2 बराबर BC/MC लिख सकते हैं, √3 क्या, BC, √3/2 बराबर BC/MC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए फिर अगेन हम लोग इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल, ठीक है, ABC, ABC में देखिए तो cos 45 डिग्री बराबर क्या होगा, cos 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो cos थीटा बराबर B/H, तो B यहाँ भी कोण के सामने एक भुजा क्या, लंब P, और ये क्या B, और हाइपोटेनस ये AC होगा। तो चलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, cos 45 बराबर BC अपॉन AC, कोई दिक्कत। चलिए BC अपॉन AC। अब देखिए आगे, इसको हम लोग cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2, 1/√2 बराबर BC अपॉन AC लिख सकते हैं। चलिए इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग, नोट कर लिए। चलिए अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, कोई दिक्कत। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 में क्या है, √3 अपॉन क्या, 2 अपॉन में क्या होगा, 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, BC/MC, BC/MC अपॉन में क्या हो जाएगा, BC/AC, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको आगे आप सॉल्व कीजिएगा तो √3/2 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए √3/2 इंटू √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बराबर क्या हो जाएगा, BC/MC, इस B को थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए BC/MC इंटू AC/BC, कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ BC से BC कैंसिल हो जाएगा, √2 से
2 में √2 आएगा, क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है, तो √2 से जब 2 में डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा। तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिला, √3 बचा ऊपर और नीचे क्या बचा √2, इधर क्या बचा AC अपॉन में क्या MC। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए यहाँ पे इतना नोट कीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, यहाँ तक समझ गए ना। चलिए अब इसको मिटाते हैं आगे हम लोग, सिर्फ लास्ट वाले रिजल्ट को रहने देते हैं। चलिए अब देखिए हमको क्या मिला कि √3/√2 बराबर AC बाय MC। तो अच्छा ठीक है, AC को क्या माने हैं देखिए तो ट्रू लेंथ, और MC को क्या माने हैं आइसोमेट्रिक लेंथ, यही माने हैं। कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं AC को क्या माने हैं ट्रू लेंथ और MC को क्या माने हैं आइसोमेट्रिक लेंथ, या आइसो लेंथ शॉर्ट में लिख देते हैं। कोई दिक्कत? चलिए बराबर क्या रिजल्ट मिला आपको √3/√2। कोई दिक्कत यहाँ तक में? इसको भी इक्वेशन स्टार मान लेते हैं, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछता है एग्जाम में आपको, ठीक है, कि रेशियो ऑफ ट्रू लेंथ टू द आइसो लेंथ। तो एक चीज़ यहाँ पे इक्वेशन मानने के पहले और आपको बताते, जब इसका आप परिमेयकरण कीजिएगा तो इसका मान जो आएगा आपको कितना आएगा 11/9 आएगा, ठीक है। या इसी को जब डिवाइड कीजिएगा तो 1.222 ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, तो आपको ये 2 रिलेशन ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि यही ज़्यादा पूछता है आपको एग्जाम में, ये चीज़ पूछता है, ठीक है, कि द रेशियो ऑफ ट्रू लेंथ टू द आइसो लेंथ, या कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है आइसो लेंथ टू द ट्रू लेंथ, तो सिर्फ उलट देना है आपको। तो आइसो लेंथ बाय ट्रू लेंथ, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा √2/√3 बराबर 9/11, या जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा 0.815। एग्जाम में ज़्यादा यही पूछता है द रेशियो ऑफ आइसो लेंथ टू द ट्रू लेंथ, लेकिन आपको दोनों भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, ये वाला ज़्यादा पूछता है। तो क्या रिलेशन है आइसो लेंथ और ट्रू लेंथ में, क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है, कि द रेशियो ऑफ, अगर एग्जाम में पूछेगा द रेशियो ऑफ आइसो लेंथ टू द ट्रू लेंथ, तो आपको √2/√3 या 9/11 या 0.815 होता है, ठीक है। अब देखिए यदि आपको एग्जाम में पूछेगा ट्रू लेंथ टू द आइसो लेंथ, तो ध्यान रखना है √3/√2 बराबर 11/9 1.22 के समथिंग होता है। लड़का कंफ्यूज करता है, पूछता है आइसो लेंथ टू द ट्रू लेंथ, तो यही मारता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिया तो यही मार देता है, रटा हुआ यही रहता है, लेकिन आपको दोनों ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए इसको यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद अगला चीज़ नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ से हम लोग तो फार्मूला भी बना सकते हैं। तो देखिए तो आइसो लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, आइसो लेंथ बराबर, तो यहाँ पे आइसो लेंथ को रहने दिए, इसका साइड चेंज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा ट्रू लेंथ और गुना क्या हो जाएगा √2/√3 या 0.815 या 9/11, किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आइसो लेंथ निकल जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में मल्टीप्लाई कर करके डाटा पुट नहीं करना है, आपको स्केल बनाना है, उसके मदद से आंसर करना है, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये फार्मूला भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत? चलिए और एक बात इसमें रह गया छोटा सा, कि देखिए आइसो लेंथ और ट्रू लेंथ में मेनली जो रिलेशन है कौन लेस देन होता है। तो देखिए आइसो लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रू लेंथ को गुना करते हैं 1 से छोटा से। हम लोग जानते हैं किसी संख्या को 1 से कम से गुना किया जाए तो उसका मान क्या होता है, कम जाता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, घट जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन हम लोग को और मिला, क्या मिला, तो इसको मिटा के लिख देते हैं। तो रिलेशन ये मिला कि आइसो लेंथ जो होता है ऑलवेज लेस देन ट्रू लेंथ होता है, आइसो लेंथ ऑलवेज लेस देन ट्रू लेंथ होता है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को भी, आइसो लेंथ लेस देन ट्रू लेंथ। कोई दिक्कत? ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सारा ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है। तो जितना ऑब्जेक्टिव बना हम लोग
क्लियर करा लिया आपको। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, ये तो था आइसोमेट्रिक लेंथ और ट्रू लेंथ में क्या रिलेशन है। अब देखिए एग्ज़ाम में या क्वेश्चन बनाने के पहले स्केल कैसे बनाइएगा, ठीक है, या कभी कभी रेयर केस में आपको 4 नंबर में सिर्फ स्केल बनाने भी कह देता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि आइसोमेट्रिक स्केल कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं है, अभी हमने देखा था यहाँ पे इस प्रकार से ट्रायंगल बनाए थे, तो वहीं समझा देना था, मिटा लिए, खैर कोई बात नहीं। ये वाला एंगल कितना था 30, ये टोटल कितना था 45 डिग्री, ये भी कितना था 45 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री था। तो कुछ नहीं, इस पोर्शन को बाहर निकाल लीजिए, ये ट्रू लेंथ, ये क्या था आइसो लेंथ, और ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए 15 डिग्री हो जाएगा ये वाला, ठीक है, और ये वाला कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बस इसी पोर्शन को बाहर निकाल दीजिए, आइसो लेंथ, आइसो स्केल बन गया, कोई दिक्कत। तो ये वाला पहले हम लोग ट्रू लेंथ ले लेंगे ट्रू स्केल से, और फर्स्ट इंट पे 15 डिग्री और लास्ट इंट पे 45 डिग्री का एंगल बना लेंगे, तो आइसोमेट्रिक स्केल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल बनाने सीखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए, तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले आप आइसोमेट्रिक स्केल बना लीजिएगा। तो स्केल बनाइएगा तो कितना mm तक का बनाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि सबसे बड़ा डाटा यूज क्या हुआ है, यानी कि सिंपल वे में जितना कैपेसिटी होगा मेरा, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं उतना हम लोग खाना लेते हैं खाने के लिए। उसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले जो स्केल बनाएंगे तो क्वेश्चन में जितना मैक्सिमम डाटा यूज हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे उतना तक का स्केल बना लेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ये तो था कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में स्केल बनाने के पहले इस चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा कि कितना बड़ा डाटा यूज हुआ है क्वेश्चन में। मान लीजिए क्वेश्चन है उसमें 60, 70, 80, 90, 100 mm तक है, 60 से लेकर 100 mm, तो 100 mm तक का बना लेंगे तो 100 अंदर 60, 70, 50 सब आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब मान के चलिए कभी कभी हम बोले कि 4 मार्क्स में वो क्वेश्चन रहता है आइसोमेट्रिक स्केल बनाने के लिए, ठीक है, तो वो क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा, तो डायरेक्ट आपको रहेगा इस प्रकार से रहेगा, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक स्केल, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक स्केल and long enough to measure up to 100 mm। मान लीजिए कि यही है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप में रहेगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम चांसेस है पूछने का, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग एक क्वेश्चन भी समझिए या स्केल कैसे बनाते हैं यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 mm तक का आपको आइसोमेट्रिक स्केल बनाना है, ठीक है। अब 100, 200, 400 mm कुछ भी कहेगा हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा डाटा 100 mm ही है। तो एक बार हम लोग स्केल कोई बनाने जान जाएगा 100 mm का या 50 mm का या 10 mm का, तो हम लोग 50 mm, 70 mm कुछ भी बना सकते हैं हम लोग। तो कोई एक स्केल बनाने सिखा रहे हैं, आप लोग खुद बना सकते हैं, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, फालतू का 4 मार्क्स है, ठीक है। तो हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे। तो देखिए स्केल बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रू स्केल से ट्रू लेंथ खींचेंगे। जितना mm तक का स्केल कहेगा आपको बनाने, चलिए स्टेप समझिए, जितना mm तक का कहेगा आपको स्केल बनाने उतना mm तक का पहले ट्रू स्केल से ट्रू लेंथ खींच लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 100 mm तक का स्केल कह रहा है, कितना mm तक का कह रहा है 100 mm तक का, तो हम लोग क्या करेंगे 100 mm तक का हम लोग ट्रू लेंथ खींच लेंगे। तो देखिए ये स्केल है 10 सेंटीमीटर तक खींचाएगा, तो थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई दिक्कत। तो जितना mm तक का स्केल बनाने कहे आपको कहा जाए क्वेश्चन में, या नहीं तो क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है उतना mm सबसे पहले आप लोग ट्रू लेंथ ले लीजिएगा ट्रू स्केल से।
ये लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया 10 mm, 20 mm, 30 mm, क्योंकि सेंटीमीटर में हम लिए हुए हैं स्केल में, टू स्केल से सेंटीमीटर में ले लिए, ये लेने में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फर्स्ट इंड पे 15 डिग्री का एंगल बना लेना है। फर्स्ट इंड पे 15 डिग्री का एंगल बना लेना है, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, लास्ट इंड पे ड्राफ्टिंग मशीन को 45 डिग्री पे सेट करना है और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेट करके भी दिखा देते हैं। देखिए 45 डिग्री पे हम लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे एंगल को। ड्राफ्टिंग मशीन को 45 डिग्री पे सेट कर लेंगे हम लोग। देखिए सेट कर लिए 45 डिग्री पे। अब क्या करना है, प्रत्येक पॉइंट पे इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना है। प्रत्येक पॉइंट पे इसी के पैरेलल लाइन क्या करना है, ड्रॉ कर लेंगे। तो अब जो ये लाइन देगा ये आइसो लेंथ लाइन होगा। ये आइसोमेट्रिक में 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, कोई दिक्कत। ये क्या है, ट्रू लेंथ है, या ये क्या है, आइसो लेंथ, कोई दिक्कत। ये एंगल कितना लिए थे हम लोग, 45 डिग्री। इसी प्रकार से आपको स्केल बनाना है। कुछ है फालतू का 4 मार्क्स है या नहीं है, बिल्कुल है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के कोई भी क्वेश्चन बनाने के पहले आपको स्केल बनाना पड़ेगा। तो फिर से रिकॉल कर देते हैं। स्केल बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिएगा कि क्वेश्चन में कितना mm तक का डाटा यूज हुआ है, मैक्सिमम क्या है, तो उतना पहले mm, ठीक है, 2 स्केल से ले लीजिएगा, 2 लेंथ लाइन खींच लीजिएगा, उतना mm तक का 2 स्केल से खींच सकते हैं आप लोग। उसके बाद फर्स्ट इंड पे 15 डिग्री का एंगल बढ़ा के आगे बढ़ा लीजिएगा, लास्ट इंड पे 45 का लाइन आगे ड्रॉ कर लीजिएगा प्रत्येक पॉइंट पे, तो ऑटोमेटिक ये आइसो लेंथ दे देगा। अब देखिए इसको आप चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से 20 mm उठा लें, ये 20 mm हम लोग क्या ले लिए, ट्रू लेंथ ले लिए। अब देखिए ट्रू लेंथ कितना लिए, 20 mm, तो आइसो लेंथ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, ट्रू लेंथ गुना 9/11। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आएगा उसको आप ट्रू स्केल से यहाँ पे मेजर कीजिएगा, बिल्कुल उतना ही आएगा। नहीं तो आप ये मेरा स्केल सही है कि नहीं है, गलत भी हो सकता है, हम गलत भी पढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ट्रू लेंथ की जगह 20 रखिएगा, गुना 9/11। अब 20 हम लेके चेक कर रहे हैं, आप कुछ भी लेके चेक कर सकते हैं। तो ये बराबर जो भी आएगा, सपोज AMM आया, तो जब आप इसको मेजर कीजिएगा ये लाइन AMM ही बताएगा यहाँ से 20 mm तक, कोई दिक्कत। तो ये था मेरा कि आइसोमेट्रिक स्केल कैसे बनाते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए अब आगे हम बताए थे आपको कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो या व्यू हो, ठीक है, दोनों का अब सेम प्रोसीजर होगा, सिर्फ स्केल का फ़र्क होता है। तो स्केल भी समझ लिए हम लोग कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का स्केल बनाना पड़ेगा, फिर वहाँ से मेजर कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ट्रू स्केल तो बनाना ही नहीं है, अपने पास है, उससे हम लोग डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद अगला चीज़ बताए थे आपको कि इनक्लानेशन समझना है कि कब 30-30 करेंगे, कब 90-30 करेंगे। हम जो बोले कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो या व्यू हो, दोनों में इनक्लानेशन या तो 30-30 या 90-30 होता है। तो इनक्लाइन करते हैं तभी हम लोग ऑल ओवर ऑब्जेक्ट का स्टडी करते हैं, ठीक है। ऑल ओवर ऑब्जेक्ट का स्टडी जब भी 2D पे होगा तो ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई को इंक्लाइन करते हैं और हाइट को परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इनक्लानेशन को समझेंगे कि कब 30-30 होगा, कब 90-30 होगा। क्वेश्चन आपको करना है एग्जाम में, ठीक है। और बता दें थोड़ा सा यहाँ पे कि आइसोमेट्रिक का जो क्वेश्चन होगा 3 स्टेप में होगा। स्टेप 1 में हम लोग पहले प्लेन का आइसोमेट्रिक व्यू या प्रोजेक्शन बनाने सीखेंगे। टाइप 2 में सॉलिड, वो सॉलिड लैंग्वेज में दिया रहेगा, ठीक है। और टाइप 3 में कन्वर्जन पढ़ेंगे। कन्वर्जन में ऑलवेज इनक्लानेशन 30-30 होता है। हम लोग ब्रीफ में समझेंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। अभी ये जानना है सिर्फ, ठीक है, कि इनक्लानेशन कब 30-30, कब 90-30 कंसिडर करेंगे। ये सिर्फ आपको लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम जो सॉलिड का पढ़ेंगे या प्लेन का जो क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको इनक्लानेशन क्लियर होगा, ठीक है। आप इनक्लानेशन कर सकते हैं,
ठीक है, कि समझ सकते हैं कब 30-30 होगा, कब 90-30। लेकिन जब टाइप 3 का क्वेश्चन कन्वर्जन पढ़ेंगे वहाँ इंक्लिनेशन ऑलवेज 30-30 ही लेते हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए रिमार्क में हम लिखा देते हैं। कल से मतलब अगले लेक्चर से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वहाँ से ब्रीफ में समझेंगे, ठीक है। क्या इंक्लाइंड होता है, कैसे क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं सोचना है, आप एकदम इजी में बनाइएगा आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन, ठीक। सिर्फ आपको जो जो कह रहे हैं आप लोग नोट करते चलिए और समझते चलिए। तो देखिए रिमार्क में सबसे पहला कि यदि क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपको, यदि क्वेश्चन में पहला, यदि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एक्सिस वर्टिकल या रहेगा, ठीक है, प्लेन वर्टिकल या रहेगा एक्सिस परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP या टॉप व्यू। इतना वर्ड अगर यदि क्वेश्चन में दिख जाए तो ऑलवेज इंक्लिनेशन 30-30 होगा। क्या होगा, ऑलवेज इंक्लिनेशन 30-30 होगा। और ये टाइप 1 और 2 में सिर्फ फॉलो करेगा, टाइप 3 कन्वर्जन में ये फॉलो नहीं होगा। कन्वर्जन में ऑलवेज इंक्लिनेशन 30-30, ठीक है। चलो दूसरी बात, यदि क्वेश्चन में आपको कहा जाए एक्सिस हॉरिजेंटल, एक्सिस हॉरिजेंटल, प्लेन हॉरिजेंटल, ठीक है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP या फ्रंट व्यू। इतना बात बोला जाए आपको तो आप एक भुजा 90 और दूसरा 30 पे इंक्लाइन कीजिएगा। आप इधर भी 90 इधर 30 ले सकते हैं, या इधर 90 इधर 30 ले सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, कुछ नहीं सोचना है कौन सा भुजा 90 कौन सा 30 लेना है, ठीक है। कन्वर्जन में ये फॉलो नहीं होता है। जो भी लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम होगा, लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम में इसको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए तो लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम हम लोग टाइप 1 टाइप 2 में देखेंगे। कन्वर्जन में हम लोग सीधा इंक्लिनेशन 30-30 करेंगे। हम जब भी कोई भी टाइप का क्वेश्चन करेंगे आपको वहाँ ब्रीफ में समझा के निकलेंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। चलिए अभी एक तीसरा रिमार्क देखते हैं हम लोग। यदि ये दोनों में कुछ नहीं गिवन हो तो कंडीशन नॉट गिवन, कंडीशन नॉट गिवन। यदि कंडीशन गिवन नहीं हो तो इंक्लिनेशन 30-30 रखना है। तो कितना रखना है, 30-30। तो देखिए टाइप 3 में यही चीज़ होता है, जो कन्वर्जन बोल रहे हैं उसमें कंडीशन गिवन नहीं होता है। कंडीशन गिवन नहीं होगा तो इंक्लिनेशन 30-30। तो ये रिमार्क यदि अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप इसको ब्रीफ में समझ सकते हैं। क्वेश्चन बनाने के पहले ये सब क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को एकदम क्लियर समझ पाइएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो देखिए टाइप 3 में हम बोले कि ऑलवेज 30-30 होता है। क्यों बोले, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन नहीं गिवन रहता है, तो इंक्लिनेशन हम लोग सीधा 30-30 लेंगे। और जहाँ भी कंडीशन दिखेगा तो इसको फॉलो करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए और यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करके रखिएगा। हम लोग अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग टाइप 1 स्टार्ट करेंगे, मतलब प्लेन का क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव 1-2 गो रहेगा बीच बीच में हम लिखाते चलेंगे आइसोमेट्रिक का, कोई दिक्कत। चलिए इसको नोट कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।